साथियों नमस्कार। डेली परीक्षा कैप्सूल के आज हम पहले पॉइंट को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक निर्णय दिया है, एक अहम निर्णय दिया है। जजों ने सर्वसम्मत से यह निर्णय सुनाया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी भर्ती है उसके दौरान, भर्ती प्रक्रिया के दौरान उसके नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसी से संबंधित ये निर्णय, जो महत्वपूर्ण निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि आप भर्ती प्रक्रिया के दौरान उसके नियमों में बदलाव नहीं कर सकते हैं। यह निर्णय इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वर्तमान में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आरक्षण से संबंधित नॉर्मलाइजेशन से संबंधित जो विवाद चल रहा है उसके लिए भी यह निर्णय महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आयोग ने अपना निर्णय नहीं बदला है, नॉर्मलाइजेशन को लेके अगर अपना रुख नहीं बदलता है, तो निश्चित ही छात्र या तमाम लोग इसी निर्णय के तहत कोर्ट जाने की फिराक में हैं। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो भी निर्णय होते हैं वह अभिलेख के काम करते हैं। अभिलेख का मतलब होता है कि उसके निर्णय के बिहाफ पे, उसके निर्णय के आधार पे आप अदालत जा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने उस मामले में ऐसी प्रावधान किया है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। अगली खबर हमारा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और निर्णय लेते हुए अपने जो पारंपरिक ग्रीष्म अवकाश, सुप्रीम कोर्ट में दो अवकाश होते हैं, एक शीतकालीन अवकाश और एक ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से बंद नहीं होता है। तो उसका नाम अब तक क्या था? पारंपरिक ग्रीष्म अवकाश कहा जाता था। उसका नाम बदलकर अभी सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक न्यायालय कार्य दिवस इसका नाम किया गया है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से बंद नहीं होता, उस दरमियान भी आंशिक रूप से वह चलती रहती है, इसलिए उसका नाम बदलकर आंशिक न्यायालय कार्य दिवस इसका किया गया है। अगली हमारी महत्वपूर्ण खबर है, अभी भारत और भूटान की सीमा के बीच एकीकृत जांच चौकी खुली है। एकीकृत जांच चौकी किसके बीच में? भारत और भूटान की सीमा पर। भारत में कहाँ पे? असम में। भारत और भूटान की सीमा के बीच में असम के दारंग क्षेत्र में भारत की तरफ से असम में खोला गया है, और दारंग क्षेत्र में, यह जगह का नाम है, उसी के बीच में एकीकृत जांच चौकी खोली गई है। इससे क्या फ़ायदा होगा? यह दोनों देशों के बीच व्यापार और टूरिज्म को बढ़ावा देगा यह चौकी। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद और भूटान के पीएम ने इसका उद्घाटन किया है, एकीकृत जांच चौकी की। कहाँ पे? असम राज्य में। बात करें भारत और भूटान की सीमा रेखा के बारे में, तो भारत और भूटान की 699 किलोमीटर सीमा लगती है भारत और भूटान के बीच में। भूटान भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है भूटान। वह 4 राज्य कौन कौन से हैं? सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है और असम है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम जैसे राज्यों के साथ भारत और भूटान अपना सीमा बनाता है। तो उसी असम राज्य में दारंग एक जगह का नाम है, उसी में यह चौकी वहीं पे खोला गया है। भारत और भूटान के बीच कुछ व्यापारिक रिश्तों को भी देखते हैं, तो भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है भारत। अभी 2022-23 के बीच में 160 करोड़ डॉलर का व्यापार भूटान ने किया है, जिसमें 73% भारत का, उसमें पूरे व्यापार में हिस्सेदारी 73% भारत का रहा है। आपको पता है कि भूटान एक छोटा सा देश है, फिर भी भारत उससे कुछ वस्तुएं आयात करता है, अर्थात भूटान भी भारत को कुछ वस्तुएं बेचता है और कुछ वस्तुएं निर्यात भी करता है भारत। तो निर्यात ज़्यादा करता है क्योंकि भारत बड़ा देश है, यहाँ पे बड़े संसाधन हैं भूटान की अपेक्षा। तो भारत निर्यात ज़्यादा करता है, आयात बहुत ही कम करता है वस्तुओं को। फिर भी फेरो सिलिकॉन, जो चिप वगैरह में सिलिकॉन का प्रयोग होता है, उसको आयात करता है भारत। इलायची और लोहा इस्पात जैसी वस्तुएं भारत भूटान के साथ आयात करता है। वहीं पे पेट्रोल, डीजल, यात्री कार, चावल, सोयाबीन, मोबाइल, मोटर पार्ट्स, मालवाहक वाहन जैसे भारी भरकम वस्तुएं भारत भूटान को निर्यात करता है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण खबर है, अभी ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए उसने निर्धारित किया है कि 16 वर्ष से कम आयु के लोग वहाँ पे इंटरनेट मीडिया का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसा ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि 16 वर्ष से कम आयु के लोग इंटरनेट मीडिया का उपयोग नहीं कर सकते हैं। वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने इसकी घोषणा किया है।
एंथनी एल्बनीज। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है। निश्चित रूप से सोशल मीडिया के मेरिट और डिमेरिट दोनों हैं। उसके कुछ पॉइंट फ़ायदे भी हैं। सोशल मीडिया का अगर आप सही से उपयोग करेंगे तो उसका फ़ायदा भी है और उसके नुकसान दोनों भी है। अगली हमारी महत्वपूर्ण खबर है, अभी देश के हैदराबाद में देश की पहली और चीन के बाद विश्व की दूसरी रोबोट ड्रग्स डिस्कवरी लैब, क्या नाम है, रोबोट ड्रग डिस्कवरी लैब खुलने जा रही है। कहाँ पे? हैदराबाद में। यह भारत की पहली है और विश्व की दूसरी है। इससे पहले चाइना में खुल गई है। कहाँ पे? चाइना में। क्या खुलने जा रहा है? रोबोट ड्रग डिस्कवरी लैब। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो दवाओं का मॉलिक्यूल पर खर्च को घटाकर 1/4 किया जाएगा। जो दवाओं के बनाने में जो खर्च आता है उसको घटा के 1/4 किया जाएगा और क्लिनिकल ट्रायल के समय को 10 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष किया जाएगा। उस दवा के जो क्लिनिकल ट्रायल होता है, ट्रायल के टाइमिंग को 10 वर्ष से घटाकर 1 साल किया जाएगा रोबोट ड्रग डिस्कवरी लैब के माध्यम से। और कुछ पॉइंट को हम देखते हैं। इससे क्या होगा? इससे दवा की क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी, क्योंकि निर्माण 10 साल से घटा के 1 साल उसका की टाइम पीरियड किया गया है। तो निश्चित रूप से दवाओं के क्षेत्र में क्रांति आने वाली है और इसमें इंसानों का काम बहुत ही सीमित कर दिया है। इंसान सिर्फ कमांड देगा कंप्यूटर के माध्यम से, बाकी सारे काम इसमें रोबोट करेंगे। भारत की तरफ से आईआईटी मुंबई ने और अमेरिका की एक कंपनी है, एआई कंपनी है बोल्टमैन ने इसको समझौता किया है। दोनों संस्थाओं ने समझौता किया है। किसके लिए? रोबोट ड्रग डिस्कवरी लैब के लिए। केंद्र सरकार की तरफ से जैव प्रौद्योगिकी विभाग भी इसमें अनुदान करेगा इसको बढ़ावा देने के लिए। अगली हमारी महत्वपूर्ण खबर है, काश पटेल अभी चर्चा में रहे हैं। क्यों चर्चा में रहे हैं? यह भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। इनको ऐसा अखबारों के माध्यम से ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि अमेरिकी जासूसी एजेंसी, वहाँ के CIA, अमेरिका की जो CIA है, क्या है? अमेरिकी जासूसी एजेंसी है। इसके प्रमुख बनाए जा सकते हैं। कौन? काश पटेल को। अखबारों में इसके माध्यम से ऐसी बात निकल के आ रही हैं। क्यों ऐसी बात निकल के आ रही है? क्योंकि आपको पता है कि ट्रंप अभी 47वें नंबर के राष्ट्रपति अमेरिका के बने हैं और ये ट्रंप के बहुत करीबी हैं काश पटेल, और भारत के गुजरात राज्य से ये संबंध रखते हैं। चूँकि भारतीय मूल के हैं तो गुजरात राज्य से इनका संबंध है। इनको अमेरिकी जासूसी कंपनी एजेंसी CIA के प्रमुख बनाए जा सकते हैं। काश पटेल, याद रखिए, महत्वपूर्ण है। अभी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उसमें उन्होंने बताया है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में करीब 65 मिलियन लोग खाद्य असुरक्षा की भावना से गुजर रहे हैं। कहाँ पे? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करें तो यह अफ्रीका का पूर्वी विस्तार है, मतलब अफ्रीका के पूर्वी भाग में हॉर्न ऑफ अफ्रीका बसा हुआ है। इसके तहत 4 देश आते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के तहत 4 देश आते हैं। कौन कौन से? जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया। कौन से 4 देश आते हैं? जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया। सोनाली प्रायद्वीप के भी नाम से भी यह जाना जाता है। इसको कभी कभी सोनाली प्रायद्वीप के नाम से भी बुलाया जा सकता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप इसको। जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। अभी हुरून इंडिया द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, भारत के सबसे बड़े दानवीर की रिपोर्ट जारी की गई है 2023-24 की। इसमें शिव नाडर पहले स्थान पर हैं। HCL के संस्थापक हैं। HCL जो कंपनी है उसके संस्थापक हैं शिव नाडर। इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है 21,153 करोड़ रुपए दान देकर। कितना? 2153 करोड़ रुपए। शिव नाडर पहले स्थान पर है। बात करें दूसरे और तीसरे स्थान की तो मुकेश अंबानी जहां दूसरे स्थान पे है, वहीं बजाज फैमिली तीसरे स्थान पर है सबसे बड़े दानवीर की सूची में। महिलाओं की बात करते हैं तो रोहिणी नीलकणी जो इन्फोसिस के संस्थापक नंदन नीलकणी की पत्नी है, यह 154 करोड़ रुपए दान देके महिलाओं की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है। कौन? रोहिणी नीलकणी।
अगली हमारी महत्वपूर्ण खबर है, ऑपरेशन लाडली अभी शुरू किया गया है। कहाँ पे? राजस्थान पुलिस द्वारा इसको शुरू किया गया है, ऑपरेशन लाडली। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है बाल विवाह को रोकना। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में 2030 तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। उसी के तहत राजस्थान पुलिस ने ऑपरेशन लाडली स्टार्ट किया है बाल विवाह को रोकने के लिए। अभी एक रैंकिंग जारी किया गया है, क्यूएस द्वारा जारी किया जाता है, क्वाक्वेरली साइमंड्स द्वारा। क्यूएस का फुल फॉर्म है क्वाक्वेरली साइमंड्स। इसी के तहत जारी किया जाता है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग। यह एशिया की रैंकिंग है, एशिया 2025 की। इसके तहत एशिया के लगभग 25 देशों में 984 यूनिवर्सिटी को काउंट किया गया है, जिसमें भारत के 22 संस्थान शामिल है। इस सूची में अपना स्थान पाने में काबिज हुए हैं। कितने? भारत के कुल 22 संस्थान। एशिया को के 4 भागों में डिवाइड करके यह रिपोर्ट जारी किया गया है। पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और मध्य एशिया को यह रिपोर्ट कवर करती है। टॉप 100 में भारत के कुल 6 संस्थान शामिल हैं। अगर पूरे सूची में बात करें तो पूरी सूची में भारत के 22 संस्थान शामिल हैं, लेकिन टॉप 100 में भारत के 6 संस्थान शामिल हैं। टॉप रैंकिंग की बात करें तो पहला पोजीशन इसमें किस विश्वविद्यालय को मिला है? पेकिंग विश्वविद्यालय नाम है इसका। कहाँ की? चाइना का। इसी संस्थान को पहला स्थान प्राप्त किया हुआ है, चाइना की पेकिंग यूनिवर्सिटी। भारत की बात करें तो भारत का जो टॉप 100 में 6 संस्थान है, उसमें पहले स्थान पे भारत की तरफ से 44वां स्थान प्राप्त है। किसको? आईआईटी दिल्ली को। 48 रैंक प्राप्त किया गया है आईआईटी मुंबई, और 56 आईआईटी मद्रास, 60 आईआईटी खड़गपुर, 67 ये आईआईटी कानपुर। चूँकि उत्तर प्रदेश की परीक्षा होने जा रही है तो इसको याद रखना। आईआईटी कानपुर की क्या रैंक है? 67। और 81 नंबर जो रैंक है वह है दिल्ली विश्वविद्यालय की रैंक है। टॉप 100 में भारत के 6 संस्थान शामिल हैं। आईआईटी दिल्ली की बात करें तो इसमें चूँकि पूरी जो सूची है उसको 4 भागों में, एशिया को 4 भागों में डिवाइड करके निकाली गई थी। अगर दक्षिण एशिया की बात करें तो दक्षिण एशिया में आईआईटी दिल्ली सर्वश्रेष्ठ संस्थान बना हुआ है, पहला स्थान प्राप्त किया है। किसमें? दक्षिण एशिया में। दक्षिण एशिया में टॉप 10 में 7 संस्थान भारत के शामिल हैं। साउथ एशिया की बात किया जाए तो अगली हमारी महत्वपूर्ण खबर है पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। उनका नाम क्या है? ईमान खलीफ। यह भी चर्चा में भी थे काफ़ी समय से ही, जब से पेरिस ओलंपिक हो रहा था। इनका नाम क्या है? ईमान खलीफ। क्यों चर्चा में थे? उनको पुरुष होने की जो घटना था, पुरुष होने की अभी इनकी मेडिकल रिपोर्ट आई है, उसमें इनको पुरुष होने का पुष्टि की गई है मेडिकल रिपोर्ट में। इनका नाम क्या है? ईमान खलीफ। पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे, इसीलिए इनके ऊपर जांच बैठी थी। अभी इनका मेडिकल रिपोर्ट आया है तो ईमान खलीफ पुरुष निकले हैं, जबकि यह महिलाओं के वर्ग में खेले थे, महिला की टीम में खेले थे, महिला बन के खेले थे, जबकि यह पुरुष हैं। इनका नाम है ईमान खलीफ। अल्जीरिया के मुक्केबाज खिलाड़ी हैं। कहाँ के? अल्जीरिया। देश याद रखिए, महत्वपूर्ण है यह। अल्जीरिया के खिलाड़ी हैं, मुक्केबाजी खिलाड़ी हैं। इन्होंने 66 किग्रा वर्ग में चाइना के पहलवान को हराया था और स्वर्ण पदक जीता था। तभी से कुछ मीडिया रिपोर्ट और तमाम संस्थानों द्वारा इनकी जांच को लेके तमाम तरह के प्रयास लगाए जा रहे थे, और अभी इनकी रिपोर्ट भी आई है तो इनको पुरुष होने की पुष्टि की गई है। इनका नाम याद रखिएगा, ईमान खलीफ। अगली हमारी महत्वपूर्ण खबर है, हर्षवर्धन अग्रवाल अभी चर्चा में थे। क्यों? क्योंकि इनको फिक्की का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नाम क्या है? हर्षवर्धन अग्रवाल। फिक्की की पूरा नाम क्या है? अगर फिक्की की बात करो तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यह फिक्की का फुल फॉर्म है। और फिक्की की स्थापना 1927 में किया गया था। महात्मा गांधी के निर्देशन में यह बनाया गया था फिक्की। इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं कौन? हर्षवर्धन अग्रवाल। आस्ट्रा हिंद नाम से अभी हमारी एक सैन्य अभ्यास शुरू हुई है। किसके साथ? भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास। उसका नाम क्या है? आस्ट्रा हिंद। यह 3रा संस्करण है और महाराष्ट्र में इसका आयोजन हो रहा है। आस्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य, याद रखिएगा।
पूर्वी प्रहार नाम से एक और अभ्यास हमारे यहाँ हो रहा है। इसमें कौन कौन से भाग ले रहे हैं? भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना, भारत की तीनों सेनाओं इसमें भाग ले रही है। नाम क्या है? पूर्वी प्रहार। कहाँ आयोजन हो रहा है इसका? पूर्वी लद्दाख में हो रहा है इसका आयोजन, पूर्वी प्रहार। अभी भारत ऐसा अखबारों के माध्यम से ऐसा पता चल रहा है कि भारत पिनाक रॉकेट भारत से खरीद सकता है। कौन? फ्रांस। ऐसा अभी अखबारों में ऐसा न्यूज़ निकल के आ रही है कि भारत की पिनाक रॉकेट को फ्रांस परचेज कर सकता है। पिनाक रॉकेट की बात करो तो यह DRDO द्वारा विकसित किया गया रॉकेट है और भगवान शिव के धनुष के नाम पर इसका नाम पिनाक रखा गया था। अभी कुछ समय पहले ही फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है, फिलीपींस ने। तो पिनाक रॉकेट कौन खरीदेगा? फ्रांस खरीदेगा। ब्रह्मोस मिसाइल किसने खरीदी है? फिलीपींस ने खरीदी है। अगली हमारी महत्वपूर्ण खबर है नालसा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। नालसा के अभी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस VR गवई को बनाया गया है नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष। नालसा क्या है? नालसा की स्थापना कानूनी सेवा प्राधिकरण 1987 इसके अधिनियम है, इसी अधिनियम के तहत नालसा की स्थापना किया गया था। इसका जो मकसद है स्थापना करने का, यह कमज़ोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता देता है और विवादों को सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु लोक अदालत का आयोजन करता है। कौन? नालसा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। इसी के अभी कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस VR गवई, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में जज हैं। अभी एक और हमारा महत्वपूर्ण खबर है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। कहाँ पे? अजरबैजान की राजधानी बाकू में हो रहा है। UNFCCC का यह COP29 है। इसका आयोजन बाकू में हो रहा है, अजरबैजान की राजधानी में। आज ही स्टार्ट हुआ है। 11 से 22 नवंबर के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे? अजरबैजान की राजधानी बाकू में। COP28 का भी अभी मार्च 2024 में आयोजन हुआ था, UAE में इसका आयोजन हुआ था। 29 का आयोजन हो रहा है बाकू में और 30 का आयोजन होगा, 30 का ब्राज़ील में होगा। तो अब 29 का आयोजन